करें जी शुरू। जी सर कर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लंग अब्सेस जो है। लंग अब्सेस की पहले काज देखते हैं। लंग में अब्सेस बनी क्यों है। लंग अब्सेस, ये पेशेंट नमूनिया बिगड़ गया है जी। नमूनिया वाले जो पेशेंट होते हैं, कौन से नमूनिया वाले पेशेंट जिनको एस्पिरेशन वाला नमूनिया होता है, या फिर उन पेशेंट को स्टेफ का इन्फेक्शन होता है। स्टेफ वाला इन्फेक्शन, उसकी वजह से नमूनिया अगर हुआ है, ठीक है, तो इन पेशेंट को नमोनिया के बाद जो है मतलब लंग अब्सेस डेवलप हो जाती है। तो एस्पिरेशन गैस्ट्रिक कंटेंट की वो एक काज बनती है, ठीक है। पहले नमोनिया डेवलप होता है, फिर लंग अब्सेस हो जाती है। एक तो ये काज है। जो पेशेंट लंग कैंसर के होते हैं उनमें ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है, ये ट्यूमर बन गया इस ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंस्मोकर के अंदर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो गया। तो म्यूकस की जो सक्रीशन है, म्यूकस ऊपर नहीं आ पाता, ठीक है। वो म्यूकस जो है इन्फेक्टेड म्यूकस होता है, वो म्यूकस नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता एल्वुलाई में जाके पड़ा रहता है। तो बैक्टीरिया है उस म्यूकस के अंदर, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है, म्यूकस क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो लंग अब्सेस बढ़ गई है। तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ये लंग अब्सेस किन पेशेंट को होती है, जिनको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है। इसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, अगर आपको याद हो, हमने ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज एक करवाई थी, ब्रोंकी एक्टेसिस। उस पेशेंट को बार बार ब्रोंकाई का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ब्रोंकाई का इन्फेक्शन, एल्वुलाई का नहीं। एल्वुलाई का इन्फेक्शन नमोनिया हमने डिस्कस कर लिया। ब्रोंकाई का बार बार इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से क्या डेवलप होती है, ब्रोंकी एक्टेसिस। ट्यूमर वाला पेशेंट है, ब्रोंकिक्टेसिस वाला पेशेंट है, म्यूकस क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उस पेशेंट को भी क्या डेवलप हो जाएगी, लंग अब्सेस। ठीक हो गया। एक काज निमोनिया, अब्सेस की काज नंबर 1 एस्पिरेशन निमोनिया या स्टेफ से निमोनिया, ठीक है, टिपिकल निमोनिया जो है। दूसरा, अगर पेशेंट ने खाना खाते हुए थोड़ा बहुत एक्सपायर कर लिया फूड, वो काज बनती है, लाजमी लंग अब्सेस बनती है मोस्टली, ठीक है। और तीसरी काज जो है वो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ट्यूमर है या ब्रोंकिक्टेसिस है उस पेशेंट को। चौथी काज देखते हैं सेप्टिक एम्बुलस जो है, मतलब जब किसी पेशेंट को सेप्सिस होती है या उस पेशेंट को सेप्टिक एम्बुलस कहाँ से आता है, ये पेशेंट होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाले। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वैसे तो लेफ्ट साइड पे होती है। इसकी दो काजें आपको हार्ट में बताऊंगा। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ज़्यादा होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, ठीक है, इसके अंदर इन्फेक्शन होता है। राइट वेंट्रिकल जो होते हैं ना आईवी अब्यूज़र, उनको भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होती है। मतलब उन्होंने वेन में इंजेक्शन लगाया, स्टेफ बैक्टीरिया हार्ट में गया, हार्ट के अंदर इन्फेक्शन, ठीक है। तो हार्ट में जब इन्फेक्शन हो गया स्टेफ का, अब वहां एंडोकार्डियम डैमेज होगी, वहां बनेगा थ्रम्बस। हार्ट के अंदर, हार्ट के वाल्व के पास बनेगा राइट साइड पे थ्रम्बस। वो थ्रम्बस टूटेगा, वो थ्रम्बस टूट के कहाँ जाएगा, लंग्स में। तो उस थ्रम्बस के अंदर बैक्टीरिया था खुद स्टेफ, ठीक है। तो ये जैसे उसको स्टेफ से निमोनिया होना है, ऐसे ही उसको इसकी वजह से क्या हो सकती है, अपसेस पड़ती आईवी अब्यूजर को, सेप्टिक एम्बुल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाले पेशेंट को, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कौन करवाता है, ये एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो डेंटल कैरियर करवाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन। अब ये हार्ट ने पंप किया, एम्बुलस पूरी बॉडी में गया, घूम के आकर के लंग में वापस आया, तो उसको फिर क्या हो सकता है, सेप्टिक एम्बुलस जो है वो लंग के अंदर आके अटक गया है। तो ये इसकी काज बनती है लंग अब्सेस की, ठीक है, सेप्टिक एम्बुलस। सेप्टिक एम्बुलस जो है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का फीचर है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड काज जो लंग अब्सेस करवा सकती हैं, एस्पिरेशन निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस का निमोनिया, एस्पिरेशन हो गया फूड कंटेंट की, या ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन ब्रोंकिक्टेसिस वाला पेशेंट होता है या ट्यूमर वाला पेशेंट होता है, ठीक हो गया।
तो इसमें भी क्या बनती है, अब्सेस बनती है। क्लियर हो गया। अब इसके फीचर क्या होते हैं लंग अब्सेस के? लंग अब्सेस ये कहता है कि सेम फीचर है, फीवर भी होगा, म्यूकस भी आएगा। म्यूकस कैसा होगा? फाउल स्मेली म्यूकस होगा, ब्रोंकिएक्टेसिस की तरह ही है सेम, उसके अंदर भी लंग अब्सेस ही बननी होती है, ठीक है। प्रोमिनेंट कफ है, कफ बहुत ज्यादा है, और स्पूटम कैसा है? फाउल स्मेली स्पूटम है, हीमोपोटासिस भी हो सकती है, फीवर बहुत ज्यादा होता है जिसको फाउल स्मेली स्पूटम और फीवर बहुत ज़्यादा हो। जब भी आपकी बॉडी के अंदर किसी भी एरिया के अंदर अब्सेस, आपको एक आप डेफिनेशन बतानी है कोल्ड अब्सेस की। कोल्ड अब्सेस का मतलब क्या होता है? अब्सेस ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है आपको ठंडी है, ऐसा नहीं है। जब भी अब्सेस होती है आपके ना जख्म के अंदर पस पड़ गई है, हाथ पे जख्म था, पाँव में था, जिस्म के अंदर किसी भी जगह, लिवर के अंदर अब्सेस है, ठीक है, लंग्स के अंदर अब्सेस है, ब्रेन के अंदर अब्सेस है, या फिर बोन्स के अंदर अब्सेस है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर पस होगी ना, तो आपके न्यूट्रोफिल, आपको ओवरऑल सेल बता रहा हूँ, सेल काउंट जो है 3000 से लेकर 4000, मतलब वाइट सेल जो है ना इतने को होते हैं जी। 3000 से 4000, 10⁻³ इतनी पावर होती है उसकी, इतना यूनिट है जी उसका। अब जब ये टीएलसी जो होता है ना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं उसको, ये बढ़ता बढ़ता 10,000, इन्फेक्शन है जी 10,000 हो गया, 8,000 हो गया। जैसे वो 20,000 को क्रॉस करता है ना, तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें पस है किसी जगह। ये पस की इंडिकेशन है कि उसका जो वाइट ब्लड सेल काउंट होगा, जब उसका टेस्ट करोगे सीबीसी में, तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक होगा। एक ये तो चलो सीबीसी की फाइंडिंग होगी। और जब भी आपकी बॉडी में पस होगी तो आपको स्पाइकिंग फीवर, मतलब बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। जब भी पस होती है तो उससे हाई ग्रेड फीवर होता है, और वो एरिया पस वाला बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। स्किन के अंदर पस पड़ जाए वो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है, जिस जगह पे होती है। और वो एरिया टेंडर हार्ड होता है, वार्म होता है वो सारा एरिया। अच्छा, ये सार अगर कोई भी बैक्टीरिया अब्सेस बनाता है तो उसके ये फीचर होते हैं। अब टीबी वाहद एक बैक्टीरिया है, वर्टिब्रा के अंदर पस पड़ती है, टीबी वर्टिब्रा को डैमेज करता है, बोन सारी ब्रेक हो जाती है, वर्टिब्रा सारा डाइजेस्ट हो जाता है, किस्म का ओस्टियोमाइलिटिस होती है टीबी वाले पेशेंट में वर्टिब्रा की। अब वहां पे पस पड़ती है, अब वो पस जो है ना उसका हाई ग्रेड फीवर का फीचर है, ना वो एरिया टेंडर कोल्ड होगा, कुछ भी नहीं है उसमें, ना वो वार्म होगा ना एरिया वो, ठीक है, ना पेनफुल है इतना। इसको कहते होते हैं कोल्ड अब्सेस। कोल्ड अब्सेस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ टीबी। समझ आई बात कि नहीं? कोल्ड और दूसरी अब्सेस में क्या फर्क होता है? पस वाला एरिया किसी जगह भी हो, एक उसकी वजह से पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर डेवलप होना है। अगर पास थोड़ी सुपरफिशियल है, स्किन के नीचे है, बोन के अंदर है, ठीक है, स्किन के नीचे है, आपको वो बहुत पेन करेगी। दांत में पास पड़ जाए कितना, कितनी पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है, तो बहुत पेन करेगी। और टीएलसी चेक करते हैं जी, इसका टीएलसी कितना, 20,000 से ज्यादा है टीएलसी, इंडिकेट कर रहा है सुपरेटिव इन्फेक्शन चल रहा है, पास पड़ गई है। कोल्ड अब्सेस कैसी अब्सेस है, उसमें कोई फीचर भी नहीं होता, है भी पास फीचर भी कोई नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं ठंडी अब्सेस। क्लियर हो गया? कोल्ड अब्सेस टीबी में आएगा, ठीक है। कोल्ड अब्सेस, ये डिफरेंस होता है नॉर्मल अब्सेस का कोल्ड अब्सेस के साथ जो है। कोल्ड अब्सेस इज अ टिपिकल फीचर फॉर टीबी। दोबारा वापस आए, लंग अब्सेस के और फीचर क्या होते हैं? पेशेंट को कफ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है, कफ तो होगी, फाउल स्मेली स्पूटम है। अब वो कफ की कैविटी जब रप्चर होगी तो पूरा पस वाला स्पूटम आएगा, पस वाला स्पूटम आता है, ठीक है। अगर ये स्पूटम बहुत ज्यादा हो तो आप सीधा इसको कह लो कि इसको ब्रोंकिएक्टेसिस ही है। ब्रोंकिएक्टेसिस में फाउल स्मेली स्पूटम, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा क्या, क्लबिंग है, लंग अब्सेस क्लबिंग, ब्रोंकिएक्टेसिस क्लबिंग, ब्रोंकियल ट्यूमर क्लबिंग। क्लियर है? ये सारी काजेज हैं क्लबिंग की, इसमें भी क्लबिंग होगी। वेट लॉस भी है उसका पेशेंट का, ठीक है। स्पाइकिंग फीवर है, फाउल स्मेली स्पूटम है, लंग अब्सेस के फीचर है, ठीक है। पेशेंट की हिस्ट्री क्या है जी? पेशेंट की हिस्ट्री है एस्पिरेशन निमोनिया की, उसको निमोनिया हुआ है स्टेफ से, या ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बैकग्राउंड में ये काजेज बनती हैं इसकी अब्सेस की, या पेशेंट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का है, उसकी वजह से उसको लंग अब्सेस बनती है। ये लंग अब्सेस की काज होते हैं, ठीक है। लंग अब्सेस की आप काज पे जाओगे तो आपको रीजन मिल जाएगी ना।
अच्छा, इलाज कैसे करना है? एंटीबायोटिक दें? सिर्फ एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा। अब्सेस बन चुकी है, उसको वहां से अल्ट्रासाउंड करते जाओ, साथ साथ निकालते जाओ। अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है वो आपको, या सिटी गाइडेड भी कर सकते हैं, नीडल से निकालनी पड़ती है आपको, बस वाला एरिया क्लियर करना है, ठीक है। ये थी आपकी लंग अब्सेस जो है। लंग अब्सेस में कोई सेल मुझे दिख नहीं रहा, सारे मरे पड़े हैं। इस पूरे एरिया के अंदर अब्सेस है, ये सारा डेड है। इधर भी बस पड़ी हुई है, ये कुछ नॉर्मल ये वाले सेल है, ये सारा डेड एरिया हुआ है, ठीक है जी, ये सारा डेड है। क्रोनिक निमोनिया पे आते हैं जी, ये भी इन्फेक्शन है। क्रोनिक निमोनिया, क्रोनिक निमोनिया की काज वैसे बैक्टीरिया एक्यूट निमोनिया करते हैं सारे। टीबी का बैक्टीरिया होते ही बहुत स्लो है, 3 दिन के बाद 1 से 2 में होता है। नॉर्मल बैक्टीरिया कितनी देर में डिवाइड कर जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं ना, नॉर्मल टाइम 20 मिनट नहीं होता, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। 20 मिनट में एक बैक्टीरिया दो बन जाते हैं, उसके 2 के 4, 4 के 8 ऐसे बनते जाते हैं। अब ये 20 मिनट कहाँ, और बाकी सब बैक्टीरिया इसी तरह उनका कल्चर होता है, अगर वो डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन की स्पीड उसकी इतनी होती है। टीबी का बैक्टीरिया 72 घंटे बाद जो है वो डिवाइड होता है। ये बहुत स्लो है, ये बहुत स्लो ग्रोइंग है। स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, स्लोली डिजीज डेवलप करता है, क्रोनिक डिजीज करता है ये, ठीक है। और कुछ फंगल है जो क्रोनिक निमोनिया करवाती हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्सीडियोमाइकोसिस, ठीक है। कोक्सीडियोमाइकोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है, ये इन्फेक्शन मैंने आपको बताए थे। जो ये भी क्वेश्चन होता है कि जिस जगह अर्थक्वेक आए, अर्थक्वेक वाले एरिया के अंदर जो है स्पोर होते हैं फंगल के, कोक्सीडियोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है, स्पेशली दिस वन कोक्सीडियोमाइकोसिस जो है, ठीक है। हिस्टोप्लाज्मोसिस जो जिन्होंने कबूतर वगैरह रखे होते हैं उनके फीसिस में ये होती है हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है। ये जो पुरानी बिल्डिंगें नहीं होती जहाँ चमगादड़ें वगैरह रह रही होती हैं, गार वगैरह हो गए, ठीक है, इनके अंदर जो है वो हिस्टोप्लाज्मोसिस वहां से आती है, उनके स्पोर होते हैं उनके फीसिस के अंदर, बैट्स के फीसिस के अंदर, ठीक है। अर्थक्वेक वाले एरिया के अंदर ये होती है कोक्सीडियोमाइकोसिस। कोक्सीडियोमाइकोसिस याद रखिएगा, ये उस जगह निमोनिया फैलेगा अर्थक्वेक वाले एरिया के अंदर, तो एंटीबायोटिक नहीं ना हम देंगे वहां पे, ठीक है। तो अगर फंगल आ गया तो कोक्सीडियोमाइकोसिस को एंटी फंगल देना पड़ेगी ना उसको, ठीक हो गया। इसकी फिर कास्ट आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता हो पेशेंट की, कि उसको बैकग्राउंड क्या था जी, उसको निमोनिया कैसे हुआ, इन्फेक्शन ये कैसे हुआ है लंग का, ठीक है। टीबी पे आते हैं। टीबी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है जी, जी हाँ जी, और फोर्स 100% श्योर जो है एक दूसरे को फैलती है ना, एयर ड्रॉपलेट से, एयर ड्रॉपलेट से जो है ना, वो खांसता है एक बंदा जो है, एक को टीबी है तो घर में किसी को भी हो सकती है। अच्छा, इस डिजीज के अंदर जो है क्रोनिक है, ग्रैनुलोमा बनते हैं। जरा पीछे को डिजीज बताएं ग्रैनुलोमा वाली जो हम कर चुके हैं, और डिजीज बताएं ग्रैनुलोमा वाली अभी हम पढ़ चुके हैं, ये नहीं याद? जिसमें लंग्स के अंदर ग्रैनुलोमा बनाओ, टीबी वर्सेस सार्कोइडोसिस, नहीं याद? सार्कोइडोसिस जो है ये भी ग्रैनुलोमेटस डिजीज है। जी सर। सार्कोइडोसिस जो है ये भी ग्रैनुलोमेटस डिजीज है। फर्क क्या था? केजिएटिंग ग्रैनुलोमा ना की नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, यूनिलेटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, बाइलेटरल लिम्फेडिनोपैथी, यही तो डिफरेंसेस थे, ठीक है। अच्छा, ये टीबी करवाया किसने? माइकोबैक्टीरियम टीबी ने। अच्छा, ये टीबी फैलता कैसे है? आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर है ये टीबी। अंडर डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, अगर टीबी 1 लाख की पॉपुलेशन में 100 को भी टीबी है ना, वो एक दूसरे से मिले हैं, खांसते हैं, और दूसरे के अंदर चले गए हैं, उससे बैक्टीरिया उससे अगले अंदर चला गया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हमें वैक्सीनेशन तो हुई होती है, हमारी भी हुई है सब, वो एक आपको सकार सबके बाजू पे बना होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड शोल्डर पे ना एक निशान पड़ा होगा वैक्सीन के टीके का, वो ना एक बीसीजी का इंजेक्शन होता है, बीसीजी वैक्सीनेशन होती है इसकी, इसका नाम होता है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन ये टीबी की वैक्सीन का नाम है, ठीक है। वो स्कार उसका होता है, वो निशान नहीं पड़ता जहाँ पे हिफाजती टीके लगते हैं शोल्डर पे,
एक निशान होगा सबके, तो वो ऊपर साइड। टीबी की, हाँ जी, वो टीबी की वैक्सीन का निशान होता है। अच्छा, वो हमारी एक तो वैक्सीनेशन हुई है, एक तो ये इसका हमें ये बेनिफिट है कि हमारे अंदर भी टीबी टीबी का बैक्टीरिया मारना बहुत मुश्किल है। टीबी का ये ऐसा क्यों है? ये भी हमारी गलतियों की वजह से है, क्योंकि हम थोड़ी सी इलनेस नहीं होती कि हमने गोली खानी है, ये बड़ी गोली के बगैर आराम नहीं आता। सिंपल पैराडोल पे किसी का गुजारा नहीं होता, फीवर हो गई, क्या खानी है, एंटीबायोटिक खानी है। तो हम इतनी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, इतनी एंटीबायोटिक यूज़ कर ली है, तो एंटीबायोटिक और तो बन नहीं रही, आएगी कहाँ से? है ना? आप जितनी के हैं उतनी ही रहेंगी ना, या कोई नई इन्वेंशन हो जाएगी, चलो ठीक है, वो अलग बात है। तो जो इजादात होती हैं वो तो 10-10 20-20 साल लगते हैं उसको, ये इतना नहीं होता कि एक सदी में चलो 10 इजादें हो गई हैं, इतना भी होता है। उससे ज़्यादा नई चीज़ें, मतलब रिसर्च का काम बेशक तेज़ी से चल रहा है, इतनी जल्दी नई चीज़ तो बनने वाली नहीं है। तो इतनी एंटीबायोटिक यूज़ हो चुका है कि हमारा, तो इसलिए रेजिस्टेंस आ रही है इसको, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये टीबी का बैक्टीरिया। हम इवन हमारा इम्यून सिस्टम इसको किल नहीं कर सकता, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इसको पकड़ के रख सकता है, कैद कर लेता है वो इसको। कैसे? जहन्नुमा बना लेता है, इसकी भीतर दीवार बना देता है। ठीक है? वो वालिंग ऑफ फिनोमेना आपको बाद में बताऊंगा कैसे इसको पकड़ते हैं, टीबी के प्रोटीन हमारा इम्यून सिस्टम कैसे पकड़ के रखता है। हर एक के अंदर है, लेकिन शुक्र है हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है। जिसका इम्यून सिस्टम ठीक है उसको टीबी नहीं है। कईयों को टीबी होता है 30 साल की उम्र में टीबी हो गई। क्यों हुआ? खाना पीना ठीक नहीं था, उसका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं था। वो बंदा जो है वो काफ़ी गरीब घराने से ताल्लुक रहा, कभी अंडा खाया ही नहीं, अंडा नहीं देखा उसने, खाया ही नहीं, नसीब नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब वो उसमें सारी प्रोटीन है, अब प्रोटीन तो उसने देखी नहीं है, तो एंटीबॉडी कैसे बनेंगे उसके? इसलिए पुअर पॉपुलेशन जो है वो, पॉवर्टी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है टीबी का। अंडर डेवलपिंग कंट्री के अंदर, जो डेवलपिंग कंट्री है, चलो जो इवन जो डेवलप कर रहे हैं अभी, उनके अंदर ओवर क्राउडिंग है, ओवर क्राउडिंग से ये फैल रहा है, दूसरों को जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जिनको लग गया है, उसमें से उनको डिजीज क्यों हो जाती है? हर एक को नहीं होती, किनको होती है? जिनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होता। तो इकोनॉमी सबसे बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसलिए तो टीबी खत्म नहीं हो पा रहा डेवलपिंग कंट्री में, इसलिए टीबी खत्म नहीं हो पा रहा। ओवर क्राउडिंग मैटर कर रही है, ठीक है। अच्छा, इससे हट के ये तो चलो हो गया सोशल फैक्टर जिस वजह से टीबी है। अब टीबी से हट के, टीबी तो बहुत पहले की डिजीज है, इसके बाद जो डिजीज आई हैं, एक डिजीज खत्म नहीं हुई दूसरी आ गई है। इतने सारे न्यूप्लेजिया आ गए हैं, कैंसर इलनेस है, डायबिटीज है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को लो कर देती है। मतलब अब हमारी सारी जो सारी की सारी आर्मी है, डिफेंस है हमारी बॉडी का, टी सेल, बी सेल, मैक्रोफेज सारे, वो किसी डिजीज में, अब वो टीबी को देखेंगे तो किसी और डिजीज को देखें, इम्यून सिस्टम हमारा नीचे जाया जा रहा है, ठीक है। तो क्रोनिक इलनेसेस, रोमेटिक आर्थराइटिस हो गई, क्रोनिक इलनेस है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गई, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। सार्कोडोसिस है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। तो इन सब के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से टीबी का बैक्टीरिया तो हर एक के अंदर है, तो उसको चांस मिलता है वो रीग्रो करना, वो वहां से वो सोया होता है, डॉर्मेंट फॉर्म में पड़ा हुआ है आपके मेरे अंदर जो है, जब उसको मौका मिला उसने बाहर निकल आना है। समझे कि नहीं? कभी उसको मौका 40 साल की एज पे मिल जाता है, कभी 50 की एज पे मिल जाता है, कभी जो है वो 30 साल की एज में हो गया है। अब इतनी यंग एज में टीबी क्यों हुआ है? उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, माल न्यूट्रिशन सबसे बड़ा फैक्टर हो गया ना, पॉवर्टी आ गई है। प्रोटीन खाई नहीं है तो अमीनोग्लोबिन कहाँ से बनाने? अमीनोग्लोबिन कौन सा चर्बी है, फैट है, उससे फैट खा लो, घी खा लो, मीठा खा लो, एंटीबॉडी वैसे तो नहीं बनेंगे। सारे अमीनो एसिड चाहिए, प्रोटीन जाएगी तो अमीनोग्लोबिन बनेंगे ना। लीवर ऐसे तो नहीं बनाएगा कंप्लीमेंट प्रोटीन, क्या कंप्लीमेंट प्रोटीन? सारी प्रोटीन है, प्रोटीन तो है ही कोई नहीं, प्रोटीन खरीदे कौन? क्लियर हो गया? तो जितनी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, माल न्यूट्रिशन हो गई। अच्छा, अब खाने को पहले नहीं था, ऊपर से अल्कोहल शुरू कर दिए, इम्यून सिस्टम चलो जिनके अंदर। अच्छा, अब जो डेवलप थोड़े बहुत हो गए उनमें टीबी क्यों है? उनमें टीबी एड्स की वजह से जो डेवलप हो चुके हैं। एच आई वी उनके इम्यून सिस्टम को लो कर रहा है। जो डेवलप्ड कंट्री है, डायबिटीज उनके इम्यून सिस्टम को लो कर रही है, अल्कोहल उनके इम्यून सिस्टम को लो कर रही है। क्लियर होगी बात की नहीं? अब हमारे अंदर टीबी क्यों है? हमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। हमारी जो है वो 70% पॉपुलेशन के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, क्राउडिंग, ये सारे फैक्टर हैं जो टीबी को मतलब हुआ है। वो हवा दे रहे हैं इसलिए टीबी और फैल रहा है। क्लियर हो गया?
अच्छा, अब जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उससे एक और नुकसान क्या होता है? इम्यून सिस्टम जब भी वीक होगा, बंदे को टीबी और टेस्ट उसका नेगेटिव है। बंदे को टीबी का साइन सिम्टम नाइट स्वेटिंग फलां सारा कुछ है, बंदे की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, उसको तो 1000 बार ही कह लो भाई तुम्हें टीबी है, वो नहीं मानेगा। मेरी रिपोर्ट ही नेगेटिव आई, मैं क्यों खाऊं दवाई? वो तो नहीं खाएगा। नहीं, तुम्हें है टीबी मान लो, नहीं मानेगा। तो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट जो होती है ना, फॉल्स नेगेटिव मतलब डिजीज उसको है, लेकिन डिजीज का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है। फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट क्यों आती है? एक बंदे को डिजीज हो, एक होता है फॉल्स पॉजिटिव, एक होता है फॉल्स नेगेटिव टेस्ट जो है। फॉल्स नेगेटिव जो है, नेगेटिव होना नहीं चाहिए था, होना पॉजिटिव चाहिए था, फॉल्सली नेगेटिव है, उसमें डिजीज है। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? उसको डिजीज नहीं थी, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उसको क्या कहेंगे? फॉल्स पॉजिटिव, है ना, उसको डिजीज नहीं थी। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर डिजीज है, डिजीज ने तबाही मचा दी, और कितनी बार टेस्ट कर लिया, टेस्ट फिर भी नेगेटिव आ रहा है। अच्छी रीजन क्या बनती है? टीबी का जो टेस्ट करते होते हैं ना, स्क्रीन किया जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, मॉन्टेक टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ये स्किन के नीचे इंजेक्शन लगाते होते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है। स्किन के अंदर ये इंट्रा, एक होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ये इंट्राकुटेनियस, मतलब वही बात है, इंट्राडर्मल भी सेम चीज है। एक होता है विद इन स्किन, एक होता है स्किन के नीचे, सब कुटेनियस इंफेक्शन वो स्किन के नीचे होती है, इंसुलिन का इंजेक्शन इस तरह होता है, वो सब कुटेनियस लगता है। अब ये स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, पीपीटी को एंटीजन होता है उस टीबी के बैक्टीरिया का, ठीक हो गया। इंजेक्शन लगाने के 2 दिन से तीसरे दिन में 48 घंटे 72 घंटे बाद ना उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है जहां इंजेक्शन लगाया जाता है। जहाँ अगर वो स्वेलिंग, अच्छा अब वो स्वेलिंग कितनी है, अब हमने ये देखना है वो स्वेलिंग कितनी है, 5 मिलीमीटर है कि नहीं, कितनी, 5 mm जो है, एक पेशेंट है। अच्छा, मैक्सिमम कितनी तक हो, 10 mm तक, उसकी ना फिर ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो मेजर करते होते हैं उस स्वेलिंग को, जो स्वेलिंग हो गई है। अगर नहीं होती ठीक है जी, उसको तो नहीं हुई, ठीक है। ये जो स्वेलिंग होती है ना, उसके अंदर क्या बनता है, ग्रैनुलोमा बनता है। ग्रैनुलोमा बनाने के लिए आपको CD4 भी चाहिए, ग्रैनुलोमा बनाने के लिए आपको मोनोसाइट चाहिए, मैक्रोफेज चाहिए। अगर आपके पास ये हो ही ना, तो क्या आप ग्रैनुलोमा बना लोगे? आप टेस्ट किए जाओगे, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। आपको कशिंग सिंड्रोम है, आपका कोर्टिसोल ज्यादा है, कोर्टिसोल ज्यादा हो, कोर्टिसोल ज्यादा वो सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को। अब एक बंदा है, उसने जिम जिम जा रहा है, स्टीरॉइड खा रहा है, स्टीरॉइड खा रहा है बंदा, स्टीरॉइड खा रहा है, उसको इम्यून सिस्टम तो पहले लो हो जाएगा, बेशक मसल जितने मर्जी बना ले, अंदर से तो खोखला ही रहना है उसने, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा उसका। अब अगर इम्यून सिस्टम, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। और ये सारे छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं ना, कोएक्स जो होते हैं, जो एमबीबीएस वाले फिर भी वही यही काम कर रहे हैं। वो हर एक बंदे को डेक्सा का इंजेक्शन लगा रहे हैं, डेक्सा चल रहा है, डेक्सा चल रहा है, डेक्सा चल रहा है। अब ये उनको वक्ती तो आराम आ जाता है, थोड़ा सा बुखार होता है, दर्दें होती है, सबको ठीक जो बंदा ढूंढो, वो बंदा डॉक्टर बड़ा अच्छा है, उसकी दवाई से ना फौरन ठीक हो जाते हैं। ये तो आपको 10 साल बाद पता चलेगा, जब आपका इम्यून सिस्टम होगा ना जीरो पे, फिर आपको होना है टीबी, क्या रहना उसके लिए। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो इम्यून सिस्टम नीचे आ जाता है, और टीबी भी ऐसा होना है, टेस्ट भी नेगेटिव आना है। क्यों? इम्यून सिस्टम ही नहीं रहा, ठीक है ना। ग्रैनुलोमा टेस्ट को पॉजिटिव करने के लिए आपका कम से कम आपके पास CD4 तो हो। एड्स वाले पेशेंट में टेस्ट नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। एड्स वाले पेशेंट में CD4 बचता ही नहीं है ही नहीं, तो ग्रैनुलोमा कहाँ से बनाऊं मैं? समझे कि नहीं? तो ग्रैनुलोमा नहीं बता, उसके अंदर भी टेस्ट नेगेटिव आता है, ठीक है। तो स्टीरॉइड इस्तेमाल करे, उसके अंदर भी टेस्ट नेगेटिव आएगा। कुशिंग सिंड्रोम हो, कुशिंग डिजीज हो, कोई इम्यूनो सप्रेसिव खा रहा है, सिक्लोस्पोरिन जो ग्राफ नहीं लगाते, ट्रांसप्लांटेशन होती है जिनके अंदर, तो वो भी इम्यूनो सप्रेसिव खाते हैं, उनमें भी ये टेस्ट नेगेटिव आएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कि किन के अंदर टेस्ट नेगेटिव आएगा, उनमें टीबी होगा, किन के अंदर, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा होगा। जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ। एड्स का पेशेंट हो, ठीक है, क्रोनिक इलनेसेस, कोई क्रोनिक डिजीज हो, सारा इम्यून सिस्टम उसकी तरफ फाइटिंग में लगा होगा। अच्छा, दो काजेज होगी। तीसरी काज डायबिटीज है, शुगर जो है, ज्यादा शुगर, शुगर क्या करती है, ग्लूकोज डिपोजिट होता है व्हाइट ब्लड सेल में, व्हाइट ब्लड सेल इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया आपका, डायबिटीज तीसरी काज होगी, ठीक है। स्टीरॉइड का यूज जो है चौथी काज होगी। कशिंग सिंड्रोम है, कशिंग डिजीज है, पांचवी काज होगी। क्लियर हो गया? तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा है, टेस्ट आपका फॉल्स नेगेटिव आएगा, टेस्ट आपका फॉल्स नेगेटिव आएगा।
अच्छा फिर हमने ना उसके लिए लिमिट रख ली, अगर एक पेशेंट है उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ना वो शराबी है, ना उसको कोई क्रॉनिक इलनेस है, ना उसको कोई डायबिटीज है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें कम से कम जो उसकी हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, 10 mm तक। क्लियर है? 10, वो जो स्वेलिंग जो होनी है ना 72 घंटे बाद जहां आपने इंजेक्शन लगाया था, वो कितनी स्वेलिंग होनी चाहिए, 10 mm उसकी लेंथ और विड्थ मतलब होनी चाहिए। ठीक हो गया। एक एड्स का पेशेंट है, उसमें आप टीबी का टेस्ट कर रहे हो, सार्कोडोसिस का पेशेंट है, उसमें आप टीबी का टेस्ट, आपको पता है कि इस बंदे के अंदर फास्ट नेगेटिव रिपोर्ट आनी है, स्वेलिंग बहुत थोड़ी होनी है। ठीक है, तो कितनी स्वेलिंग चाहिए, 5 mm भी हो जाए तो शुक्र करो, चलो ठीक है, 5 mm एनफ है। अम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट के अंदर गौर करने बात है, अम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट के अंदर अगर ये स्वेलिंग 5 mm आ जाए तो समझो उसको टीबी है। मैं इसको फाल्स नेगेटिव नहीं कहूँगा। एक नॉर्मल अगर कोई पेशेंट है उसमें ना एड्स है, ठीक है, ना इम्यूनोसप्रेशन, कोई इम्यूनोसप्रेसिव वो ले नहीं रहा, ना उसको कशिंग सिंड्रोम है, ना उसको डायबिटीज है, कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कितनी स्वेलिंग होनी चाहिए, 10 mm। 10 mm। अब समझ आ गया दोनों में डिफरेंस, कितना जोर से फोकस कर रहा था इस चीज के ऊपर। 10 mm की स्वेलिंग जिस जो बिल्कुल नॉर्मली फिट हो बंदा, उसमें टीबी हो गया है, तो 10 mm की स्वेलिंग होनी चाहिए, फिर मैं कहूंगा जी इसका टेस्ट पॉजिटिव है। अदरवाइज 10 से थोड़ी हुई तो उसको आपने नेगेटिव कंसिडर करना है। अच्छा अगर स्वेलिंग 5 mm है, इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट के अंदर 5 mm की स्वेलिंग सफिशिएंट है कि ये डिक्लेयर करना है हाँ जी आपको टीबी हो गया, आप एंटी टीबी खाना शुरू कर देना है। क्लियर हो गया? इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह इसकी स्टेजेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरली, इसकी 4 टाइप्स हैं, तो वो हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक हो गया? कितना काफी। ओके सर, अल्लाह ओके हाफिज़। जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।